आइए अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी की सभ्यता। पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे और तब उसके बाद इसको आगे लिखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता। सामान्य भी लिख रहा हूं, अभी आपको बस समझना है। 2400 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व तक, कहीं कहीं पर 2350 है, उसको लेके परेशान नहीं होना है। बात कर रहे हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको ये नहीं बताना है कि ये कब की समय सभ्यता होगी, क्योंकि नवपाषाण काल के बाद ये भी अपनी एक रूप पहचान बनाई हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, इस सभ्यता के अंतर्गत कई प्लेस देखे जाते हैं। वर्तमान समय में जो एग्जीबिशन हुआ, खुदाई हुआ, उसमें तकरीबन 5000 के आसपास प्लेस देखे गए और यह प्लेस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्राप्त होता है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के जो है आप देखेंगे और दक्षिण भारत तक। दक्षिण भारत तक का मतलब अभी आपको बता देंगे कहां कहां तक, गोदावरी के आसपास तक। लेकिन इसके अधिकांश जो प्लेस है वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास प्राप्त हुए हैं। ठीक, वो तो विस्तार में हम बता रहे हैं कि कुछ प्लेस आपको दक्षिण में भी प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अधिकांश जो प्लेस हैं वह सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जैसे सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, जो भी अन्य नदियां हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता को इतिहास में कई नामों से जाना गया। ठीक है, जैसे हम आपको यहां बता दें, एक तो इसको यहां पर हम सिंधु घाटी की सभ्यता लिख देते हैं। दूसरा, इसको कहा जाता है प्रथम नगरीय सभ्यता। अगला नाम इसे बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। एक नाम इसे बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। एक नाम इसे बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो इसके टोटल कितने नाम हो गए? 5 नाम। और यही एक बड़ा कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं कहा गया, सबसे पहले इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। और क्यों? देखिए, कहानी अलग प्रकार से है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कई बड़े बड़े टीले थे और वे टीले दबे हुए थे। जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, जिनके नाम हम लिखेंगे देखेंगे, उनकी अपनी रुचि ऐसे जगहों पर सामान्यतः लग जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ न कुछ जरूर है जो इसके नीचे दबा हुआ है। और अंग्रेजों के द्वारा उसी समय रेलवे निर्माण का कार्य भी किया जा रहा था, तो पुरातत्ववेत्ता उनके साथ रहा करते थे, जिससे यह लगा कि यार हिंदुस्तान में कुछ तो ऐसी बात है कि जो कोई न कोई सभ्यता अंदर दबी हुई है, क्योंकि ये सब चीजें सभ्यता का परिचायक होती हैं। और प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। हिंदुस्तान में एग्जीबिशन कार्य और ये सारी चीजें तो स्टोन एज से ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन बात हड़प्पा की करेंगे, 1921 की बात है, 1921 की बात है। दयाराम साहनी जो थे, प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई कराई। जब उन्होंने हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई करवाई तो वहां पर उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी दीवारें, मोटी मोटी दीवारें। तो जब इतनी बड़ी चौड़ी दीवारें वहां पर थी तो उनको लग गया कि यार कुछ तो है यहाँ पे। और जब खुदाई हुआ तो एक बहुत बड़े विस्तार में जो है कई महल जैसे साक्ष्य प्राप्त हुए, जीवन स्तर के साक्ष्य प्राप्त हुए।
तौर तरीके सब कुछ एकदम स्पष्ट दिख रहे थे। नालियों की उत्तम व्यवस्था, सड़कों का बहुत अच्छे तरीके से निर्माण और ठीक एंगल से होना, सब कुछ उन्होंने देखा। उन्होंने कहा अरे बात बनी। तो इन्होंने इसको एक सभ्यता का नाम दे दिया तुरंत कि यह जो है एक सभ्यता रही। यहां पर सभ्यता का मतलब कि यहां पर इस प्रकार के लोग थे जिनका रहन सहन, जीवन स्तर, टेक्नोलॉजी सब कुछ बड़ा एकदम बेहतर है। तो सिर्फ हड़प्पा जैसे प्लेस की खुदाई हो पाई थी, तो इसको हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। कुछ एक समय निकला, 1921 की बात है, 22 की बात है, 1922, राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, उन्होंने मोहनजोदड़ो को ओपन किया। अब मोहनजोदड़ो भी उसी तरह से दिखने लगा। ये हुआ कि यार मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो हड़प्पा में है वही मोहनजोदड़ो में है। तो एक ही चीज को दो अलग अलग सभ्यता कैसे कह सकते हैं? संस्कृति तो कह सकते हैं कि हड़प्पा की संस्कृति मोहनजोदड़ो की संस्कृति, लेकिन ये थोड़ी कहेंगे हड़प्पा की सभ्यता मोहनजोदड़ो की सभ्यता। सभ्यता में से किसी एक का नाम ले, चाहे हड़प्पा सभ्यता कह दीजिए, उसको मोहनजोदड़ो को उसके अधीन कर दीजिए, या मोहनजोदड़ो कह दीजिए, लेकिन चूंकि हड़प्पा पहले है इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाना चाहिए। ठीक है, तब तक आगे की प्रक्रिया और शुरू हुई, और इसी क्रम में लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, मांडा, आलमगीरपुर, नैमाबाद, सुतका, गेंडोर, बहुत सारे प्लेस प्रकाश में आ गए। अब जब बहुत सारे प्लेस प्रकाश में आ गए तो ये हुआ कि यार अब क्या किया जाए। तो देखा गया कि जितने सारे प्लेस थे अमूमन सब में 90% बातें जो थी वो कॉमन सी थी। ये कहा गया कि जब सब में यहां पर भी और यहां पर भी वही सारा जीवन स्तर, वही सारी बातें हैं, तो सब अलग अलग संस्कृति हैं। अब इसको एक सभ्यता का नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर हड़प्पा सभ्यता इसको कहेंगे तो उथल नाराज हो जाएगा, कालीबंगा नाराज हो जाएगा। तो ये देखा गया कि इसके जो अधिकांश प्लेस हैं वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास डेवलप हुए हैं। तो इसीलिए इतिहासकारों की मीटिंग हुई और इसको उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दे दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दे दिया। लेकिन इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला प्लेस था जो प्रकाश में आया, तो इसके सम्मान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ध्यान में आ रहा है? तो यहां पर हड़प्पा सभ्यता का मतलब आपको तुरंत ये समझ लेना है कि जब हड़प्पा सभ्यता पूछा जाएगा इसका मतलब कि लोथल, कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो सबकी बात कर रहा है। तो ये हड़प्पा सभ्यता फिर पूरे सभ्यता का प्रतिनिधित्व कर रहा है यह शब्द। ठीक है, तो अगर हड़प्पा सभ्यता पूछा गया तो इसका मतलब बात सिंधु घाटी की सभ्यता का ही है। लेकिन अगर हड़प्पा संस्कृति दे दिया तो सिर्फ आपको हड़प्पा की बात करनी है, आपको मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा और लोथल की बात नहीं करनी है। बात समझ पा रहे हैं ना? और इस शब्द को बड़ी गंभीरता से आपको समझना होता है। इन्हीं सब शब्दों को जो समझ गया वो यूपीएससी करता है, और नहीं समझता है तो स्टेट पीसीएस करता है, और जब कुछ नहीं समझता है तो फिर कुछ करता ही नहीं है। तो यहां पर देना है सभ्यता लिखा गया, इसका मतलब कि सबकी बात कर रहा है, और अगर कल्चर लिख दिया गया तो सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा की बात, तो इसलिए हड़प्पा नाम दिया गया। चलिए, सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि हमने आपको बताया था कि न्यूलिथिक एज में सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ, और सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने से हमने आपको बताया था कि जब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता है, जब जब अधिशेष उत्पादन होगा, तब तब रूरल सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन को जन्म देती है, तब तब ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता को जन्म देगी। और आपको पता है कि न्यूलिथिक एज में सरप्लस फूड प्रोडक्शन से जिस शहरी सभ्यता का जन्म हुआ वह शहरी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, पहली शहरी सभ्यता है भारत की। और बात हम ये भी कर रहे हैं, भारत की ही नहीं पूरे विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता हिंदुस्तान में फल फूल रही थी, उसी समय ईरान इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे फल फूल रही थी। सुमेरिया और आसीरिया की सभ्यता भी अपने गौरव को आगे बढ़ा रही थी। मिस्र की सभ्यता भी अपने आप को आगे बढ़ा रही थी। तो यहां ध्यान रखना, हिंदुस्तान के संदर्भ की बात कर रहे हैं। तो प्रथम नगरीकरण भी इसी को कह दिया जाता है। अगला लाइन, कांस्य युगीन सभ्यता। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने कॉपर और टिन इन दोनों को मिला दिया गला करके, और मिलाने के बाद क्या बना दिया? ब्रोंज, कांसा। तो चूंकि एक नई टेक्नोलॉजी थी ना, दो अलग अलग मेटल को बना करके आप कर रहे, तो तुरंत ये हाईलाइट हो गए, अरे यार ये तो बड़े गजब के लोग हैं। तो इन्होंने जब कांस बनाया और ये हाईलाइट हो गए, तो इसीलिए
इस सभ्यता के अंतर्गत ये कहा गया या इनको ये कहा गया, ठीक है स्वस्थ है ना, अच्छा नहीं अगर वो तो पानी वगैरह की व्यवस्था करा दें, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर कि जो ब्रोंज बना कांस्य बना, तो जब पहली बार ये बनता है तो इसीलिए इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में याद कर लिया जाता है। हालांकि कांस्य की तुलना में ये लोग कॉपर का प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे, क्योंकि कांस्य तो शुरुआती दौर में बना ना। तो कई बार प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी के लोग कांस्य का प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे कि कॉपर का, तो टूल्स यानी कि उपकरण बनाने में ये कॉपर का प्रयोग करते थे सबसे ज्यादा। लेकिन कांस्य को चूंकि इन्होंने शुरू किया इसलिए उसके नाम से इसको पहचान लिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे चल करके एक नाम और है, आद्य ऐतिहासिक काल। हमने आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में क्या बताया था? आद्य ऐतिहासिक काल किसे किसे कहते हैं, कौन बताएगा? कोई बताएगा नहीं, बस इतना बता दीजिए कि कौन कौन नहीं बता पाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल आप नहीं बता पाएंगे, आप भी नहीं बता पाएंगे, आप भी नहीं बता पाएंगे, आद्य आप भी नहीं बता पाएंगे। आप पहली क्लास में थे आप लोग। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि आपने पढ़ाया है लेकिन हम बता नहीं पाएंगे? आज आपकी पहली क्लास है ना, तो हमने कब पढ़ा दिया आपको? अच्छा, कितने लोग इस क्लास को पढ़े थे और नहीं बता पा रहे हैं आप? अच्छा, आप भी नहीं बता पा रहे हैं और आप लोग भी नहीं। ऐसा क्या था? अच्छा, भूल गए। बहुत बढ़िया। मैं कौन हूं? हिस्ट्री के टीचर या हिस्ट्री का मास्टर। आप लोग अधिकारी बन जाएगा तो ऐसे इग्नोर कर दीजिएगा, है ना। सबसे पहले चालान तो हमारा ही कटेगा। गलत कह रहे हैं? नहीं कटेगा, है ना। हाँ देखो, हाँ कटेगा। इनका भाव ये है कि हम अधिकारी बन जाएंगे तो आपके लिए थोड़ी ना बनेंगे, देश के लिए बनेंगे, और आपके देश की व्यवस्था में गलत करेंगे तो आपको भी काटेंगे, है ना। समझिए, बड़ा सीधा साधा। अब आप में से कौन है जो व्यवस्थित ढंग से बता सकता है इसको कि सर मैं आद्य ऐतिहासिक काल? ठीक, अच्छा आप बता दीजिए। पढ़ा नहीं जा सका, ये जो बोल रहे हैं सही है, सारे लोग सहमत हैं। देखो कितना है ना, कितना सिंपल सा था यार। इसी को आद्य इतिहास काल कहते हैं। यानी कि हमने आपको बताया कि जो इतिहास है वो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब जिसमें लेखन तो था ही नहीं, तो पढ़ने का सवाल ही नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब था कि जिसमें लेखन है हम पढ़ नहीं सकते, और ऐतिहासिक काल का मतलब है कि जिसकी लिपि को हम पढ़ सकते हैं। तो अब जिसमें लेखन है हम पढ़ नहीं सकते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता ही रही है। तो इसीलिए इसको आद्य इतिहास काल, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आद्य इतिहास काल के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में आप व्याख्या करें, तो इसका मतलब कि आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जाए कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में आप बात करें, तो इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जाए फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में आप बात करें, इसका मतलब आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पूछा जा रहा है। तो इतने सारे नाम इसके देखे जाते हैं। और एक और बात करके फिर आगे की यात्रा बढ़ा दे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कहां से कहां तक देखा गया? तो ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार आप देखेंगे तो ये कश्मीर, ठीक है, कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र, और यहां उत्तर प्रदेश से लेकर के बलूचिस्तान। कश्मीर में कई प्लेस है, बुर्ज होम, मांडा, हाँ गुफकराल वगैरह भी है, मांडा। वहीं यूपी का जो प्लेस है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये मेरठ में पड़ता है। वहीं महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद, क्या नाम है? दैमाबाद। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा भी था दैमाबाद के बारे में, ठीक है। वहीं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है ना। बलूचिस्तान में दो प्लेस, एक तो मेहरगढ़ और एक है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विस्तार है वो कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र और बलूचिस्तान से लेकर के उत्तर प्रदेश के मध्य जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वह फला फूला।
अगर प्लेस की बात हम करें, अगर किसी प्लेस की बात करें तो आप यहां देखेंगे बुर्ज होम मांडा से लेकर के दैमाबाद और मेहरगढ़ सुतका गेंडोर से लेकर के जो है आलमगीरपुर तक। और अगर हम एक और बात करें कि किन नदियों के मध्य इंडस वैली सिविलाइजेशन फला फूला, तो यहां देखेंगे कश्मीर बुर्ज होम चिनाब रिवर, महाराष्ट्र गोदावरी रिवर, बलूचिस्तान यहां पर द्वास नदी, आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता चिनाब नदी से लेकर के गोदावरी और द्वास से लेकर के हिंडन के मध्य फैली है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? यानी कोई आपसे पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का भौगोलिक विस्तार आप बताएं, बात को अब समझिए। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किन किन क्षेत्रों में फली फूली, कहां से कहां तक उसका विस्तार था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के विस्तार को बताने के लिए आप कई तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका कि प्लेस के नाम को लेकर के, कि पश्चिम में मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर से लेकर के पूरब में आलमगीरपुर तक, उत्तर में मांडा बुर्जहोम से लेकर के दक्षिण के दैमाबाद तक। यह तो पहला व्याख्या। फिर आप अलग से स्टेट वाइज अगर बताना चाहें, बलूचिस्तान से लेकर के उत्तर प्रदेश और कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र, दूसरी व्याख्या। तीसरी व्याख्या, नदियों के मध्य अगर इसको घेरना चाहें कि किन नदियों के मध्य ठीक है सभ्यता थी, तो चिनाब नदी से लेकर के गोदावरी और द्वास्क से लेकर के हिंडन, इसके मध्य। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो यह आपके दिमाग में होना चाहिए। अब एक प्रश्न और है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार किलोमीटर में कितना था। तो आप यहां पर देखेंगे नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार जो था वह तकरीबन 1100 किलोमीटर या 1400 किलोमीटर बताया गया है। और जो है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, पूरब से पश्चिम इसका 1600 किलोमीटर। यानी कि ये जो विस्तार है इसका पूरब से पश्चिम वाला वह सबसे ज्यादा विस्तार है। ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण एक फिगर इसमें से और पूरब से पश्चिम ये है। तो हम लोग इन्हीं सभ्यता के बारे में आज बात करेंगे। कई सारे पॉइंट्स पे बात समझ में आ रही है ना, तो बल्कि इन दोनों पॉइंट्स को आप एक बार लिख लें, बल्कि डायग्राम बना लिए होंगे। हाँ बहुत बढ़िया, नाम का भी डायग्राम आप बना लिए होंगे, ठीक है, और इसका भी लिख दें बढ़िया से या बना लेंगे, ठीक है ना। कल से हम इसको और क्लियर कर देंगे ताकि आप बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि होता क्या है समझाना होता है ना, तो उसको फिर वहां पर ही पॉइंट आउट। अब इसी सभ्यता के बारे में हम बात बखूबी करेंगे, ठीक। तो अब एक सुंदर सा हेडिंग लिखिए और आइए पहले कुछ लिख लेते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। टेस्ट जो है अगर हम है तो उनसे बोल देंगे कि ऐसा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जिस पॉइंट तक हम कवर कर लेंगे वहां तक हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे, है ना, कि वहां तक आप जो है ले सकते हैं। वो बालक देखो आया, पूरे इनके 1 घंटे आधे घंटे अपने को समय निकाला इनके लिए, गायब हो गए। अब ऐसी मेहनत, हाँ ऐसी मेहनत कैसे होगा, ऐसे ही लोगों को दिक्कत हो जाता है। अब इनकी कॉपी हम रात के 3 बजे चेक कर रहे हैं और सुबह एक बार भी ये नहीं कह रहे कि सर मैं जा रहा हूं, आप उसको देख लें। गलत कह रहे हैं, सोच रहे हैं ना, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, है ना। हमको कौन सा पड़ा हुआ है, अपने को तो जो मेहनत करेगा वही है। शशांक सर का क्या है, आए पढ़ाए चेक लिए चले गए। गलत कह रहे हैं, लेकिन हाँ तब जुड़ाव हो जाता है जब आप में लगता है कि आप बेहतर कर रहे हैं। तब अगर मैं आपको मतलब आपसे दूरियां बनाता हूं या जहां मुझे लगता है कि मेरे सहयोग से आप बेहतर कर पाएंगे, तब लगता है कि अगर आप बाय द वे नहीं कर पाए तो अपने को बहुत बुरा लगेगा कि हमारी जिम्मेदारी थी नैतिक रूप से आपके साथ करना।
लेकिन अब आप ही बेखौफ हैं एकदम। आए और गए, हमने कहा कॉपी तुम्हारी चेक हो गई है, तो ठीक है सर। उसके बाद पता नहीं क्या दिमाग में आया, एक बालक बैठा था ना करके, है ना, आप लोग तो शायद आए तो थे, हमने तो देखा, मैं बाहर ही था, वो अंदर नहीं आए थे। उसके बाद अश्विनी सर जब बात कर रहे थे आपसे तो चले गए थे, है ना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। अगर कभी आप ऐसी मेहनत करवा रहे होते हैं तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि संस्थान हमें इसका पेमेंट नहीं देता है। ये तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं ना। हमारे पास तो हजारों बहाने हैं कि लेट गए, तो थोड़ा सा आप लोग इन सब चीजों, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई सारे लोगों की चीजें खराब होती हैं। चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हेडिंग क्या आपने डाला अभी? कुछ भी नहीं। पहले आप इन दोनों को बना लिए हैं, दोनों डायग्राम को, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम, इसका सब लोग बना लीजिए, अन्य नाम, ठीक है। और दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। भौगोलिक विस्तार यानी कि वो लिख दें उसको या लिख लिए हैं? दिक्कत तो नहीं है ना। अब एक सुंदर सा हेडिंग लिखिए, परिचय। परिचय लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात की जाए तो, बात की जाए तो, बात की जाए तो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता के अंतर्गत, इस सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा नामक स्थान पर, हड़प्पा नामक स्थान पर, हड़प्पा नामक स्थान पर एक सभ्यता के दबे होने का पता लगाया, एक सभ्यता के दबे होने का पता लगाया। उसके बाद उस सभ्यता की खोज की प्रक्रिया जारी हुई। उसके बाद उस सभ्यता के खोज की प्रक्रिया जारी हुई और भारतीय पुरातत्व विभाग, और भारतीय पुरातत्व विभाग की पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने, कनिंघम ने यहां का अवलोकन किया, यहां का अवलोकन यानी कि हड़प्पा का अवलोकन किया, किंतु सही प्रकार से, किंतु सही प्रकार से इस स्थल की महत्ता को, इस स्थल की महत्ता को नहीं समझ सके। मतलब कि कनिंघम अवलोकन किए लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सके। आगे चलकर, आगे चलकर 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल, जॉन मार्शल
के दिशा निर्देश में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई, जिससे यह स्थल प्रकाश में आया, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। इसके बाद के इतिहास में पुरातत्ववेत्ताओं की सक्रियता ने लगातार नए स्थलों की खोज की, और हड़प्पा की तरह कई समकालीन स्थल प्रकाश में आया। जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा इत्यादि। सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों को भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में देख सकते हैं। ठीक है, अब आप एक सुंदर सा हेडिंग लिखिए, सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र का मतलब कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र। तो सिंधु क्षेत्र में पहला लिखिए, पंजाब, और पंजाब में लिखिएगा मोहनजोदड़ो। पंजाब है ना, उसमें लिखिए मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, हाँ नाम है मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो। ये आपसे चूंकि पूछा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी में, इसलिए इस टाइप से दिखा रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं था। चन्हूदड़ो, आमरी एक फिल्म आई थी मोहनजोदड़ो, उसमें जो एक्टर श्रवण है ना, कितने लोगों ने देखा? हाँ, उसमें आपने देखा कि नहीं देखा? आमरी को। श्रवण कहाँ का होता है? आमरी का तो होता है ना, वो मोहनजोदड़ो जाता है, तो वही आमरी है जिसको आज पढ़ना है हम लोगों को। तो आमरी, कोट दीजी। आप लोग भी आराम से बैठ जाते हैं कि लगता है कि कुछ अब सुनने को मिलेगा, है ना। कोट दीजी, हड़प्पा, रोपड़ और संघोल। दूसरा लिखिए हरियाणा क्षेत्र।
हरियाणा क्षेत्र, हरियाणा क्षेत्र में देखिएगा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, मिताथल, मिता, मीता, मिताथल प्लस बहुत सारे हैं बनावली या बनवाली, बनावली या बनवाली, बनावली या बनवाली। अगला लिखिए गुजरात क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र में लिखिएगा धौलावीरा, धौलावीरा, धौला, हाँ धौलावीरा या धौलावीरा, धौलावीरा, सुरकोटडा, सुरकोटडा, रंगपुर, रंग, रंगपुर, लोथल, ठीक है, रोजदी, रोजदी, रोजदी। राजस्थान क्षेत्र लिखा है कि नहीं? हाँ, तो राजस्थान क्षेत्र में एक लिख लीजिएगा सबसे महत्वपूर्ण कालीबंगा, राजस्थान क्षेत्र कालीबंगा। जम्मू क्षेत्र लिखिएगा, जम्मू क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, जम्मू क्षेत्र, जम्मू क्षेत्र, मांडा, मांडा, मांडा है ना, मांडा वो विशेष मांडा है, जैसे बुर्ज जमोल है तो मांडा स्पेशल क्षेत्र है मांडा। इसके बाद लिखिए गंगा यमुना का क्षेत्र, गंगा यमुना, गंगा यमुना समझ रहे हैं ना? हाँ, गंगा यमुना का क्षेत्र, गंगा यमुना में वही है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और हुलास, आलमगीरपुर मेरठ में, हुलास ये सहारनपुर, आलमगीरपुर और हुलास है ना। दो और है, बलूचिस्तान क्षेत्र, हुलास है, हुलास है ना, बलूचिस्तान क्षेत्र, बलूचिस्तान क्षेत्र, बलूचिस्तान क्षेत्र में सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर वहां लिखा होगा, सुतका गेंडोर, ठीक है। और एक लास्ट लिख लीजिए अफगानिस्तान क्षेत्र, सोर्तुघई, सोर्तुघई है ना, सोर्तुघई। यह आपको जरूर याद होना चाहिए, यह कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और जहां सिंधु क्षेत्र आप लिखे हैं ना, वहां बल्कि ऐसा करिएगा सिंधु क्षेत्र के बीच में लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र, तब उसके अंतर्गत ये छोटे छोटे क्षेत्र आ जाएंगे, या सिंधु सभ्यता के क्षेत्र या सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र। अब थोड़ा सा और लिखना है, उसके बाद अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब हम इसके महत्वपूर्ण सेगमेंट पर चलेंगे तब वहां पे कॉन्सेप्ट आपका आएगा। अभी दो तीन बातें जो लिखना है उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। हेडिंग लिखिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता के कालानुक्रम के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण, सिंधु घाटी की सभ्यता के, सिंधु घाटी की सभ्यता के कालानुक्रम, कालानुक्रम, कालानुक्रम के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण, इसको हेडिंग बनाइएगा और इसमें लिखिएगा, लिखिए इतिहासकार, इतिहासकार एच हिरास ने, इतिहासकार एच हिरास, इतिहासकार एच हिरास ने, इतिहासकार एच हिरास ने नक्षत्रीय आधार पर, नक्षत्रीय आधार पर, नक्षत्रीय आधार पर इसकी उत्पत्ति का काल,
इसकी उत्पत्ति का काल 6000 ईसा पूर्व माना। मेसोपोटामिया के शासक, हाँ माना, उसके बाद आप उसको जो भी पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके बाद मेसोपोटामिया के शासक सौरगान का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो 1350 ईसा पूर्व का है। चूंकि सौरगान मेसोपोटामिया का शासक था, और मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता की समकालीन थी, इसलिए कुछ इतिहासकार सौरगान के अभिलेखी साक्ष्य को आधार मानते हैं। हालांकि अधिकांश इतिहासकारों ने इस सभ्यता के प्रारंभिक चरण की तिथि को 2350 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया। 2350 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया। और 4-5 पॉइंट और है, लिख लीजिए, ठीक है। नीचे लिखिएगा, एक हेडिंग बनाइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि को लेकर इतिहासकारों के मत। हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता की तिथि को लेकर इतिहासकारों के मत। नंबर 1 लिखिएगा, जॉन मार्शल। यहां कहीं लिखे होंगे ना, ये जॉन मार्शल। जहां पर आपने जॉन मार्शल लिख रखा है ना, वही ब्रैकेट में ही डेट लिख लीजिएगा, 2350 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। हाँ 27, हाँ सॉरी, हाँ 1700 ईसा पूर्व, 1750 कर सकते हैं, 1700। हाँ, अगला लिखिए, व्हीलर का डेट लिखिए। हाँ, 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। इन्होंने बस 200-300 साल रखा। डीपी अग्रवाल 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अगला, कार्बन डेटिंग पद्धति के अकॉर्डिंग जो निकाला गया, कार्बन डेटिंग पद्धति 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और एक और लिखिए, एनसीईआरटी
एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं, 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। इसमें दो को अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी वैसे नहीं। एक तो कार्बन डेटिंग पद्धति और एनसीईआरटी, और डीपी अग्रवाल भी कर लीजिए। 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। अब एक हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, है ना, लिख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल।